हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक आयोटा। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था असामान्य अनुभार। मतलब जब आप किसी विलेय को जल में डिजोल्व करते हो तो या तो उसका आयनन होता है या उसका होता है संगुणन। तो जो विलेय के कणों की संख्या में या तो वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, जिससे जो अणुसंघ गुणधर्म थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी परिवर्तित हो जाती है, जिससे जो अनुभार अपन कैलकुलेट करते हैं, जो अनुभार आप सूत्र द्वारा कैलकुलेट करते हो, गणना करते हो, वह वास्तविक अनुभार से अलग प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं असामान्य अनुभार। अब उस अनुभार को समझने के लिए, उस अनुभार में कमी और वृद्धि को ज्ञात करने के लिए अपन पढ़ते हैं वांट ऑफ गुणांक आयोटा। ठीक है, तो परिभाषा होगी वांट ऑफ ने असामान्य अनुभार या असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म को समझाने के लिए एक गुणांक प्रतिपादित किया था, जिसे वांट ऑफ गुणांक कहा जाता है। वांट ऑफ गुणांक कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है जब आप असामान्य अनुभार के मान को कैलकुलेट करोगे, कितना कम हुआ कितना बढ़ गया, तो यूज करते हैं वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक आयोटा। ठीक है, सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा, अब सूत्र अपन आयोटा के सूत्र तीन प्रकार से बना सकते हैं। तीन सूत्र आएंगे, तीन सूत्रों को आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए पुट करोगे। वन सूत्र आएगा अनुभार के लिए, जब अनुभार आपको क्वेश्चन में दिया हो, आपको माना अनुभार दिया है परिकलित और सैद्धांतिक, सैद्धांतिक मान दे दिया अनुभार का और प्रेक्षित मान दे दिया, तो आई कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी आप आई का मान आई याद कर सकते हो आयोटा सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो अपन पहला सूत्र डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो पहला आएगा सैद्धांतिक अनुभार, जो आप कैलकुलेट करते हो सूत्र द्वारा, वो आएगा ऊपर बटे प्रेक्षित अनुभार, ठीक है, ऐसा सूत्र हो जाएगा। दूसरा सिंपल सामान्य अनुभार, जो नॉर्मल अनुभार होगा, वो आएगा ऊपर बटे असामान्य अनुभार। तो ये आएगा पहला सूत्र है, सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार, ठीक है, या सामान्य अनुभार बटे असामान्य अनुभार। ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अगला फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले अपन इस फॉर्मूला पे आधारित एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप बच्चों इसे नोट करो, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको सैद्धांतिक और प्रेक्षित अनुभार दिया गया है और पूछा है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक आयोटा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखो सामने क्वेश्चन है, एक आयनिक यौगिक का सैद्धांतिक अनुभार एवं प्रेक्षित अनुभार क्रमशः 58.2 एवं 30 हो तो वांट ऑफ गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है,
आपको प्रश्न में सैद्धांतिक अनुभार दिया है और प्रेक्षित अनुभार दिया है, दोनों का मान दिया है, तो आप दोनों का मान पुट करके इजीली आयोटा ज्ञात कर सकते हो। तो देखो सामने क्या आंसर आएगा। सैद्धांतिक अनुभार आपको दिया है 58.2 और जो प्रेक्षित मान दिया है वो आपको दिया 30। पुट करेंगे आयोटा बराबर 58.2 डिवाइड 30, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.94। जो आयोटा आएगा वो आएगा 1.94। ठीक है, तो ये पहला सूत्र था आयोटा ज्ञात करने का, आसान सूत्र है। अनुभार जो अनुभार को शो करता है, सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार, दोनों का मान मिलेगा तो आप इजीली ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब अगला सूत्र डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि अगर मानो आपको सैद्धांतिक अनुभार ना दे, ठीक है, ओनली प्रेक्षित अनुभार दे, तो सैद्धांतिक अनुभार कहां से ज्ञात करोगे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सूत्र जानते हो आप, उसमें एमबी ज्ञात करते हैं, तो आप वहां से एमबी ज्ञात करोगे और यहां पुट करोगे। ठीक है, तो आयोटा ज्ञात करने का सेकंड सूत्र पढ़ेंगे, इसके बाद आप इसे नोट कर लो एक बार। तो देखते हैं आयोटा का अगला सूत्र आई। वो सूत्र देखने से पहले आपको एक चीज पहले से पता होगी, सीपी अनुभार के व्युत्क्रमाती है, मॉलिक्यूलर वेट के व्युत्क्रमाती है। मतलब जो आयोटा का सूत्र आया था अनुभार के रूप में, और जो सूत्र आएगा सीपी के रूप में, वो दोनों सूत्र अलग अलग होंगे, मतलब इनवर्सल होंगे। अगर आयोटा अनुभार के रूप में सैद्धांतिक ऊपर होता है तो उसमें सैद्धांतिक नीचे आएगा। ये आपके पास सूत्र आया था अनुभार के लिए, सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार, तो यहां सूत्र आएगा आयोटा बराबर प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म डिवाइड सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, या आप बोल सकते हो आई बराबर सीपी प्रेक्षित बटे सीपी सैद्धांतिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आयोटा ज्ञात करने का सेकंड सूत्र है सीपी के द्वारा। अब आपके पास सीपी 4 होती है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो 4 प्रकार की है, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, कवतनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और लास्ट है प्रासवन दाब। तो आपको इन चारों के लिए सूत्र अलग बनाना पड़ेगा, लेकिन सूत्र वही रहेगा, प्रेक्षित मान ऊपर रहेगा, सैद्धांतिक मान नीचे रहेगा। अगर बात करें वाष्पदाब अवनमन की, तो यहाँ पर आ जाएगा वाष्पदाब अवनमन का प्रेक्षित मान, वाष्पदाब अवनमन का सैद्धांतिक मान। एक बार मैं लिख रहा हूं, आप अच्छे से देख लो। आयोटा बराबर डेल पी प्रेक्षित बटे डेल पी सैद्धांतिक। ठीक है, पहला फॉर्मूला, दोनों का मान मिलेगा आपको प्रेक्षित और सैद्धांतिक। ये मान आपको हमेशा मिलेगा, ये मान आपको मिल सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो आप इसके सूत्र से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, सूत्र बताया था मैंने आपको चारों प्रॉपर्टी का। अगला, अगर आपको कवतनांक उन्नयन मिले तो सूत्र लगाना डेल्टा टीबी प्रेक्षित डेल्टा टीबी सैद्धांतिक, ये सेकंड सूत्र है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तीसरा डेल टीएफ हिमांक अवनमन के लिए, तो वही डेल टीएफ प्रेक्षित ऊपर और डेल टीएफ सैद्धांतिक नीचे, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। और फोर्थ है पाई, मतलब प्रासन दाब प्रेक्षित और प्रासन दाब सैद्धांतिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये आयोटा का अगला सूत्र है जो रिलेटेड है अनुसंख्य गुणधर्म से, प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अनुसंख्य गुणधर्म। अब जो आपने पहला सूत्र पढ़ा था आयोटा का, उसमें अनुभार का, तो उसमें अनुभार सैद्धांतिक ऊपर होता है और प्रेक्षित नीचे होता है, लेकिन इसमें प्रेक्षित ऊपर क्यों आ गए, क्योंकि जो सीपी होती है वो अनुभार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सूत्र भी रिवर्स होगा। ठीक है, तो ये अगला सूत्र था आयोटा ज्ञात करने का। अब एक लास्ट सूत्र डिस्कस करेंगे, आयोटा कैसे ज्ञात करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे आपके पास NaCl हो, MgCl2 हो, अलग अलग कॉम्प्लेक्स आयन हो या अलग अलग कंपाउंड हो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उनका आयोटा कैसे ज्ञात करते हैं, वो एक लास्ट सूत्र डिस्कस करेंगे अगला। ठीक है, आप इसे नोट कर लो एक बार। नोट कर लिया, तो देखो सामने अगला जो फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार बताता हूं, जब आप
क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जब आप कैलकुलेट करते हो वाजदा अवनमन, कवतनांग उन्नयन, हिमांक अवनमन और प्राशन दाब, ठीक है। तो जो फॉर्मूला था वो आप लगा देते हो। फॉर्मूला क्या था, यहाँ लिख रहा हूं पहला फॉर्मूला, पी ए नॉट माइनस पी टी अपॉन पी ए नॉट इक्वल डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, पहला फॉर्मूला। दूसरा, डेल टी बी बराबर के बी एम, या डेल टी बी, इसको एम को सोल्व करेंगे, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये सेकेंड फॉर्मूला है। थर्ड इसी प्रकार होगा, डेल टी एफ, बी को एफ करना है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। लास्ट है आई बराबर डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी और बी। तो ये चार फॉर्मूला है। जब भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा या तो एम बी पूछा जाएगा या आपसे कवतनांग उन्नयन, हिमांक अवनमन, पाई का मान पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, आपको सूत्र हमेशा ये पुट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ आयनन या संगुणन, जब भी क्वेश्चन में जिक्र करता है आयनन या संगुणन का, तो जो आप एमबी याद करोगे वो राइट मान नहीं निकलेगा, क्योंकि आयनन और संगुणन में जो अनुभार आता है वो वास्तविक से अलग प्राप्त होता है। अब आप चाहते हो कि आंसर अलग ना हो, दोनों का मान इक्वल हो, तो आपको सूत्र को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तुम जानते हो जब भी विलायक में विलय के अणुओं का आयनन या संगुणन होता है तो कणों की संख्या वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, जिसको ज्ञात करने के बाद पढ़ते हैं वांटा फैक्टर आयोटा। तो आपको प्रत्येक सूत्र में आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आयोटा लगाना पड़ेगा, आयोटा लगाना पड़ेगा सूत्र में, तब आपके पास राइट मान आएगा एमडी का। तो सूत्र में, प्रत्येक सूत्र में आपको आई लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सूत्र कब लगाना है, जब प्रश्न में जिक्र करें आयनन या संगुणन का, तो अनुसंग गुणन ज्ञात करने का अलग फॉर्मूला होगा, ये मैं लिख देता हूं। जब विलायक में विलय का आयनन या संगुणन होता है तो अणुसंघ के गुणधर्म ज्ञात करने के सूत्र निम्नलिखित होंगे, ठीक है बच्चों। सूत्र वही है, वही पुट करने, सूत्र में चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आयनन और संगुणन बोला है तो आपको आयोटा लगाना है, अगर नहीं बोले तो आपको आयोटा नहीं लगाना, क्योंकि अगर आयनन संगुणन नहीं होता तो जो वास्तविक मान होता है और जो आप ज्ञात करोगे मान सूत्र द्वारा, दोनों सेम आएंगे। ना तो विलयन में विलय संख्या ना तो बढ़ी ना घटी, जितनी थी उतनी रहेगी, तो गुणधर्म बिल्कुल समान रहेंगे, तो आपको सूत्र में आयोटा नहीं लगाना है। लेकिन अगर आयनन संगुणन हो तो आपको सूत्र में आयोटा ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अब लास्ट को डिस्कस क्यों करते हैं, आयोटा का मान जब भी आप किसी अपघटन के लिए ज्ञात करोगे तो मान दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। अगर वो पूर्णतया आयनित हो, कंप्लीटली डिसोसिएट हो या संगुणित हो तो आयोटा अलग आएगा, ठीक है। लेकिन मान लो प्रश्न दे दे कि 50% आयनित हो गया, 120%, 80%, तो वहां पर आयोटा का मान अलग आएगा। इसलिए अपन लास्ट जो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है वहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। जब क्वेश्चन में बोले कि किसी विलायक में विलय 50% आयनित हो जाता है तो वहां पर आई का मान अपन डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो आपको पहले वहां पर आयोटा ज्ञात करना पड़ेगा, उसका भी अलग सूत्र डिस्कस करेंगे अपन बाद में। आप इसे नोट कर लो ताकि अपन अगला जो फॉर्मूला है आयोटा ज्ञात करने का वो डिस्कस करें, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं लास्ट फॉर्मूला आयोटा ज्ञात करने। अब अपन जानते हैं कि जब भी विलय को एड करते हैं विलायक में, या तो आयनन होता है या संगुणन होता है। तो जो अगला सूत्र है वो उसी पे डिपेंड है, आयनन या संगुणन, दोनों में से एक घटना होगी, या तो आयनन होगा या संगुणन होगा। आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या डिवाइड आयनन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले कितने कण थे या कितने मोल थे, जब आयनन हो गया या संगुणन हो गया तो कितने मोल हो गए। तो पश्चात कणों की संख्या, पूर्व कणों की संख्या। जैसे आपको NaCl के लिए याद करना आयोटा, तो आप NaCl को आप आयनों में तोड़ोगे तो आपको यहाँ पर यौगिक को आयनों में तोड़ना भी आना चाहिए, Na+Cl-। ठीक है, तो लगाएंगे आयोटा। पश्चात कितने आयन हो गए, कण हो गए 2, 1 और 1 2, और कितने स्टार्टिंग में 1, तो आएगा आयोटा 2। मतलब कहने का मतलब है अपघट्यों के लिए जो आयोटा आएगा वो उसके आयनों की संख्या ही होती है, आयनों की संख्या ही होती है। अब एग्जांपल लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन आयोटा याद कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल था NaCl का, आंसर आपके पास 2, फिर 2 आयन टूटेंगे, आप देख सकते हो Na+ और Cl-। ठीक है, अगला है MgCl2, इसके लिए क्या आंसर आएगा, तो आप इसको आयनों में तोड़ सकते हो, Mg 2+, Cl 1-। कितने आयन इसके 2, तो 2 लगा देना, तो 2 Cl के और एक Mg का कितने हो गए, आयोटा कितना हो गया 3। ठीक है, आगे AlCl3 या सॉरी KCl ले सकते हो आप, K+Cl-, तो आयोटा कितना आएगा 2। Na2SO4 के अपन ज्ञात करें, Na+, कितने मोल है 2, आगे आएगा प्लस SO4 का ऊपर 2-, SO4 का ओनली 1 मोल है, तो देखो आयोटा कितना आएगा, Na के कितने आयन है 2, SO4 का 1, तो 3। ठीक है, ऐसे एक अपन लेते हैं कॉम्प्लेक्स आयन K4 FeCN6, ये बेटा आपके आएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आएगा, ऊपर सहस्त्र यौगिक में आएगा कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसको अपन कैलकुलेट करें आयोटा का मान, तो K+ कितनी बार है इसके अंदर, K 4 बार, 4 है। अब आपने देखा होगा ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है संकुल यौगिक, ये कभी भी आयनित नहीं होता, ये ऐसे ही होता है। तो प्लस FeCN6 कितना पॉजिटिव है ऊपर 4+, एक पॉजिटिव लेकिन कितने बोला 4, तो ऊपर आएगा 4-। अब आयोटा ज्ञात करेंगे, देखो 4 इसके लिए 4 आयन और 1 है, तो कितना आयोटा आएगा 5। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और आपको आयोटा ज्ञात करना हो तो आप कंपाउंड को आयनों में तोड़ोगे और इस उत्तर से ज्ञात कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। मैंने बोल दिया आयनों की संख्या ही आयोटा होती है, लेकिन बच्चों जो आप आयोटा ज्ञात करे हो वो अपन ज्ञात करें जब यौगिक पूर्णतया आयनित हो, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जब आयोटा ज्ञात कर रहे हैं। अगर वो 50% या आंशिक आयनित हो 50% 60%, तो आयोटा ये नहीं आएगा, तो आपको आयोटा अलग से ज्ञात करना पड़ेगा। यह आयोटा उस अवस्था के लिए है जब यौगिक पूर्णतया आयनित हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो आएगा इसके अंदर 2 MgCl2 क्या आएगा, Mg+2Cl- Cl के कितने हैं 2, 1 2 3, KCl क्या आएगा 2, Na2SO4 के लिए आएगा 3। और जो कॉम्प्लेक्स आयन हो उसमें कभी भी संकुल आयन नहीं टूटता, जो ब्रैकेट है और जो बाहर है वो अलग अलग हो जाते हैं, इसे बोलते हैं आयन। ठीक है, और ये संकुल यौगिक है तो के अलग और ये कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा। के पर एक पॉजिटिव होता है लेकिन कितनी बार है 4 बार, और ये कॉम्प्लेक्स एक बार रहेगा, तो 4 और 1 5। इस प्रकार आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयोटा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नोट बोलो एक बार इसको।
अब बच्चों लास्ट है बस। अगर मानो आपके पास जो विलय है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, और उसका आपको आयोटा ज्ञात करना हो, मतलब ऐसे पदार्थ जो आयनों में अपघटित नहीं होते हैं, आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे यूरिया, NH2CO, NH2। अब ये आयनों में वियोजित नहीं होता, इसका आयोटा अपन 1 मानेंगे, क्योंकि पहले भी ये 1 मोल था, बाद में भी 1 मोल रहेगा। तो कहने का मतलब है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, विद्युत अनअपघटित पदार्थ होते हैं, उनका आयोटा हमेशा 1 मानना है, ठीक है। लेकिन जो विद्युत अपघट्य है उनका आयोटा उसके आयनों की संख्या के बराबर होगा, क्योंकि वो जलीय विलयन में आयनों में टूट जाता है। तो इसका आयोटा कितना होगा? 1। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इसका भी 1 मानेंगे। सुक्रोज C12H22O11 का भी 1 रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित नहीं होते उनका आयोटा 1 होता है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। डिस्कस करेंगे क्वांटम गुणांक से संबंधित क्वेश्चन। हम आगे बढ़ेंगे कि आपको कुछ कंपाउंड मिलेंगे, आप उनको क्वांटम गुणांक के बढ़ते क्रम में अरेंज करोगे। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, निम्नलिखित यौगिकों को आयोटा जिसे बोलते हैं क्वांटम गुणांक, क्वांटम गुणांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित यौगिकों को आयोटा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको कुछ कंपाउंड मिलेंगे, आप उन्हें आयोटा के बढ़ते क्रम में अरेंज करोगे। जब भी आपको यौगिक को आयोटा के बढ़ते व्यवस्थित करना हो तो सबसे पहले आप उस यौगिक के लिए आयोटा का मान ज्ञात करोगे। और आयोटा कैसे ज्ञात करते हैं? विद्युत अपघट्यों के लिए जितने आयन होते हैं, आयनों की संख्या होती है, वही क्या होती है? आयोटा, ठीक है। तो देखो सामने क्वेश्चन लिखो, आपके पास पहला क्वेश्चन आपको दिया है NaCl, यूरिया, और आपको दिया है MgCl2। आप इन्हें अरेंज करोगे आयोटा के बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आप इन सबके लिए आयोटा ज्ञात करोगे। जो कंपाउंड आयनों में विभाजित हो जाता है, आयनों में टूट जाता है, उसके लिए आयोटा उसके आयनों की संख्या के बराबर होता है। अब बात करें NaCl के लिए, जब NaCl को आप जब जल में डिजोल्व करोगे तो बनेगा Na पॉजिटिव और बनेगा Cl माइनस, मतलब एक कैटायन और एक एनायन। तो टोटल आयोटा वहां आएगा 2, क्योंकि एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए कितना होगा टोटल? 2। यूरिया, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य पदार्थों के लिए आयोटा का मान 1 होता है, मतलब वो आयनित नहीं होते हैं ना संगुणित होते हैं, उनका मान 1 मानते हैं। मतलब जितने आयन या समूह से पहले होते हैं उतने आयन या समूह से पश्चात होते हैं, तो आयनों की संख्या में कोई चेंज नहीं होता है, तो आएगा 1। और MgCl2 के लिए जब आप इसको डिजोल्व करोगे जल में तो आयन बनेंगे Mg1 और Cl कितनी बार है? 2, तो 2 और 1 3, तो आएगा 3। अब आंसर लिखेंगे, अरेंज करेंगे यौगिकों को। तो बढ़ता क्रम जब भी पूछे आपसे तो सबसे पहले आप कम वाले नंबर को लिखोगे, क्योंकि हमेशा बढ़ता है तो कम नंबर लेके आप आगे तरफ बढ़ते जाओगे। तो सबसे पहले आएगा यूरिया से बड़ा NaCl और NaCl से बड़ा MgCl2, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको। जब भी यौगिकों को आई के मतलब आयोटा के बढ़ते क्रम अरेंज करना हो तो सबसे पहले उन यौगिकों का आप आयोटा ज्ञात करोगे। आयोटा क्या होता है? आयनों की संख्या, नंबर ऑफ आयन इन प्रेजेंट दिस कंपाउंड, ठीक है, कितने आयन उपस्थित है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर जो आयोटा आएगा वो होगा टोटल आयनों की संख्या, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन लेंगे अपन, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आयोटा याद करते हैं और यौगिकों को उसके बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है ग्लूकोज
बट आप तो जानते हो क्या होता है अनफिल्टर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज। अगला नंबर आपको दिया है AlCl3 NaCl एवं FeCl6K4। ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है जो आप पढ़ोगे लेसन नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसदस्य यौगिक में, ठीक है। आपको 4 कंपाउंड दिए हैं, आप इन्हें अरेंज करोगे आयोटा के बढ़ते क्रम में। वो आयोटा के बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है। इक्वेशन दिया गया है, आप इन सबके लिए पहले आयोटा याद करोगे। तो मैं लिख रहा हूं पहला कंपाउंड ग्लूकोज, दूसरा AlCl3, थर्ड है NaCl और फोर्थ है कॉम्प्लेक्स आयन। और आप जानते हो कॉम्प्लेक्स आयन में जो संपूर्ण लवण होता है जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है वो कभी भी आयनिक नहीं होता, मतलब उसमें उपस्थित तत्व या आयन कभी भी अलग नहीं होता, तो इसी फॉर्म में रहता है, ठीक है। कभी भी आयनिक नहीं होता है, ठीक है। बात करें आयोटा की, ग्लूकोज वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ है, आयनों में आयनिक नहीं होता, अनअपघट्य, तो इसका आयोटा 1 मानेंगे। क्योंकि ग्लूकोज जब जल में घुलेगा तो ना तो पॉजिटिव आयन देगा ना नेगेटिव आयन देगा, कि ये अनअपघट्य पदार्थ है, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। AlCl3 की बात करें, Al 1 है और Cl कितनी बार है, 3 बार। आपको नंबर देखने हैं, Al कितनी बार 1, Cl कितनी बार 3, और 1 और 3 का जब जोड़ोगे तो आएगा 4। तो AlCl3 के लिए टोटल आयन कितने आएंगे 4, आयोटा का 4, NaCl के वैसे 2। और इसके लिए क्या करोगे, मैंने बोला कभी भी कॉम्प्लेक्स आयन अलग नहीं होता, आयनिक नहीं होता, वो उसी फॉर्म में रहता है। लेकिन जो बड़े ब्रैकेट के बाद होगा आयनिक परिसर में आयन, इसे बोलते हैं आयनिक परिसर, इसे बोलते हैं संकुल परिसर। तो जो आयनिक परिसर में होता है वो आयनों में टूट जाता है, तो K अलग हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा। अब K पर आता है पॉजिटिव आवेश, लेकिन ये कितनी बार है 4 बार, और ये कितनी बार है 1 बार, तो 4 और 1 5, तो आएगा 5। अब आपको अरेंज करना है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स आयन में जो संकुल परिसर होता है उसमें जो उपस्थित तत्व कभी भी आयनिक नहीं होते, अलग नहीं होते, वो उसी फॉर्म में रहते हैं। और जो संकुल के बाहर होगा आयनिक परिसर में वो आयन आयनों में टूटेगा, तो K बाहर तो K कितनी बार 4 बार, तो बनेगा 4, मैं लिख रहा हूँ बनेगा 4K प्लस, K प्लस आवे इस पर 4, और जो बच गया डिब्बा वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन K में कितना प्लस है 1, कितनी बार 4, तो आएगा 4 माइनस। तो आपको संख्या देखिए 4 लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मानेंगे, 4 और 1 5, पॉजिटिव पाएगा, जो अंदर है वो कभी अलग नहीं होता। तो आयन आएंगे 4 और 1 5, ठीक है। तो इसके लिए आयोटा आएगा 5। अब आंसर करते हैं अरेंज। सबसे पहले अपन लिखेंगे छोटे वाले मान को, तो बढ़ता क्रम लिखना है। जब बढ़ता क्रम लिखते हैं तो लिखते हैं छोटे वाले मान को। अगर यहाँ पर होता घटता क्रम लिखो तो अपन सबसे पहले ढूंढते बड़े वाले मान को। तो ग्लूकोज सबसे कहाँ का, तो आएगा ग्लूकोज, इससे बड़ा होगा NaCl, फिर AlCl3, और सबसे अंत में आएगा K4FeCl6। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं है। जब भी आप यौगिकों को आयोटा के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करना हो तो उन सब यौगिकों के लिए आप सबसे पहले आयोटा याद करोगे और आयोटा के मान को देखते हुए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करोगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ कंडीशन पढ़ेंगे, उस कंडीशन में आपको आयोटा का मान मिलेगा और आपसे पूछ सकते हैं आयोटा के मान से कि विलेय का आयनन होगा या संघनन होगा। मतलब आयोटा के मान को देखकर अपन पता कर सकते हैं कि विलेय को विलायक में मिलाने पर उसका आयनन होगा या संघनन होगा, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। कुछ कंडीशन लिख रहा हूं मैं। केस फर्स्ट, जब आयोटा का मान 1 के बराबर हो
जब आयोटा का मान 1 के बराबर हो, मतलब जितने आयन पहले थे आयनन से उतने आयन आयनन के बाद है, तो आयनों की संख्या में चेंज नहीं हुआ, इसलिए आयोटा 1 है। तो तुम बोल सकते हैं बच्चों विलेय का विलयन में न तो आयनन और ना ही संगुणन होता है, संगुणन होता है। न तो आयनों टूटेगा ना आयनों में संगुणित होगा ना जुड़ेगा। ठीक है, आयनन का एग्जाम हो रहा है वियोजन। ठीक है, ये पहला केस, पहली कंडीशन। केस सेकंड, जब आयोटा का मान 1 से बड़ा हो, मतलब आयनों की संख्या में वृद्धि होगी आयनन के पश्चात। ठीक है, आयन बढ़ रहे तो आयनन होगा कि संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे विलेय का क्या होगा बच्चों, आयनन। जो संख्या में वृद्धि है तो आयनों की संख्या बढ़ेगी तो बोलेंगे आयनन। अगला इसका रिवर्स है, जब कम हो तो सीधी सी बात है, जब आयोटा का मान 1 से कम होगा तो संख्या में कमी आ रही है आयनों की संख्या में, तो जुड़ के 1 हो गया, तो बोलेंगे विलेय का संगुणन होगा, होता है। ठीक है, आपको अच्छी समझ में आ गया। जब आयोटा का मान दे रखा हो तो आप आयोटा का मान देख के निष्कर्ष निकाल सकते हो कि विलेय का आयनन होगा या संगुणन होगा। जब 1 के बराबर हो तो ना तो आयनन हुआ है ना संगुणन हुआ है। जब 1 से बड़ा हो, संख्या बड़ी आयन होगी तो आयनन हो गया। जब 1 से छोटा हो, संख्या में कमी आ रही तो आयन जुड़कर 1 हो गए, तो वहां पर संगुणन हुआ है, आयनों की संख्या में कमी आई है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जब आपको क्वेश्चन दिया गया हो और क्वेश्चन में आयोटा का मान नहीं दिया गया और आपको वहां दिया है कि यौगिक ये जो आयन 40% आयनित हुआ है, 80% आयनित हुआ है, मतलब 100% नहीं दिया गया है। जब आपको 100% बोला जाता है तो आयोटा का मान उसका आयनिक संख्या के बराबर होता है। जैसे मेरे पास NaCl है, इसके लिए आप आयोटा याद करोगे तो आप आयन में विभाजित करोगे Na+ और Cl-, तो 1 और 1 2, तो आयोटा आएगा 2। लेकिन बच्चों ये कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, कंप्लीट आयनन के पश्चात होगा। अगर पर्सन में कंप्लीट आयनन नहीं है, पूर्णतया वियोजित नहीं लिखा हुआ है, तो और वहां पर लिखा है परसेंटेज कि 40%, 50%, 60%, तो वहां पर उस कंडीशन में आयोटा का मान NaCl के 2 नहीं होगा, वहां पर आयोटा का मान NaCl के लिए 2 नहीं होगा, क्योंकि पर्सन में आपको 100% नहीं बोला है, परसेंटेज दिए 40, 50, 60। तो वहां पर आयोटा कैसे याद करते हैं यौगिक के लिए, वो अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।